कल हम लोगों ने साइंस में जो चैप्टर्स पढ़ा वाटर, आज उसके बारे में जो भी टॉपिक्स हैं बचे हुए उसे भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है सी वाटर, क्योंकि हम लोग सोर्सेज ऑफ वाटर पर चर्चा कर रहे थे। सोर्सेज ऑफ वाटर में हम लोगों ने तकरीबन बारी बारी से रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, इसके बाद सरफेस वाटर और सरफेस वाटर में भी रिवर, स्ट्रीम्स और लेक्स और पॉन्ड्स के बारे में हम लोग चर्चा किया था। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सी वाटर। ठीक है, देखिए कहता है रिवर वाटर फ्लो इनटू द सी। ये तो सभी जानते हैं कि नदियां आकर बहती है तो कहाँ जाती है, बह करके वो समुद्र में ही जाकर मिलती है। ड्यूरिंग देयर कोर्स रिवर्स कैरी लॉट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट अलोंग विद देम। ये जब नदियां बह रही होती हैं तो इस कोर्स के दौरान में वह अपने साथ ढेर सारा जो सॉल्ट्स होते हैं वह अपने साथ वह भी कैरी करके लेके चला जाता है। दिस इज वाई सी वाटर कंटेन्स सो मेनी सॉल्ट्स। और यही कारण है कि समुद्र में जो पानी है वो इतना ज़्यादा खारा और नमकीन क्यों होता है, क्योंकि जब नदियां बह रही होती हैं तो बहने के क्रम में वह कई पहाड़ों से, चोटियों से, पर्वतों से होकर के गुजरता है और पहाड़ों के बीच से जब होकर के निकलता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं जो उस पानी में घुल जाते हैं। और जब यही पानी अगर एक मिनट, जब यही वो जल जो है अगर समुद्र में जाकर मिलेगा तो डेफिनेटली बहुत ही सॉल्टी हो जाएगा। तो एंड दिस इज द रीजन व्हाई सी वाटर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ड्रिंकिंग। और यही कारण है कि समुद्र का जो जल है वह पीने योग्य नहीं माना जाता है। सच अ टाइप ऑफ वाटर व्हिच कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब इस प्रकार का जल जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में नमक घुला हुआ हो तो इस प्रकार के जल को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, कड़ा जल या फिर खारा जल कह सकते हैं। टैप वाटर, देखिए टैप वाटर जो है बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि सम विलेजेस, छोटे छोटे गांव में भी वी गेट टैप वाटर। हमें जो है एक्चुअली वो नल से जो पानी प्राप्त होता है ना। बिफोर सप्लाइंग द वाटर थ्रू टैप्स इट इज रूटेड थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। और नल में पानी को छोड़ने से पहले, उस पाइप लाइन में पानी आने से पहले उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर के गुजरना होता है, जहां पानी को काफी ज्यादा प्यूरिफाई किया जाता है, साफ बनाया जाता है, स्वच्छ बनाया जाता है। Here the raw water is first subjected to sedimentation। और यहाँ पर जो है जहाँ से पानी उपलब्ध कराया गया या निकाला गया तो सबसे पहले वहाँ पानी को जो है अच्छे से सेडिमेंटेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उससे जो भी उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हो वह अलग हो जाए। ठीक है, इसके पश्चात आफ्टर लोडिंग विद एलम, इसमें एलम यानी फिटकरी है ना, इसके मिश्रण को मिलाया जाता है तो इससे जो होता है द हैवी मडी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। यानी जो इसमें काफ़ी कीचड़ टाइप का या जो भी भारी जो मिट्टी के कण होते हैं ये सब जो होते हैं वह तली में यानी कि जाकर के नीचे बैठ जाते हैं। और इसके पश्चात कहता है द डिकेंटेशन इन्वॉल्व्स अ फ्लो ऑफ द क्लीन वाटर थ्रू द टॉप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। और इसके पश्चात उसे डिकेंटेशन प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाता है ताकि इससे क्लीन वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक से अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया के द्वारा जो सेडिमेंट्स होते हैं वाटर के वह अलग हो जाते हैं और जो स्वच्छ जल होता है वह दूसरे टैंक में जमा कर लिया जाता है। अब देखिए, बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। ठीक है, ये तो था आपका सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं कि स्कैंटी रेनफॉल यानी बारिश ना हो तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए कहता है ट्राई टू विजुअलाइज अ सिचुएशन व्हाट इट डज नॉट रेन सफिशिएंटली और इट हैज नॉट रेन्ड एट ऑल फॉर अ ईयर। आप कभी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाए, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जब कभी बारिश ही ना हो, बारिश अगर नहीं होगा या काफी वर्षों तक वहां पर वर्षा नहीं हुई हो
तो कहता है द लेक्स एंड पॉन्ड्स विल ड्राई अप, जितने भी झील, जितने भी झरना ये सब होंगे वो सभी ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन विल फर्दर लोअर द वाटर लेवल, और चिलचिलाती धूप में सनलाइट के कारण जो है जो भी बचा कुचा पानी है वह भी इवेपोरेट्स होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और इससे वाटर का जो पानी का जो जमीन के अंदर जो जल का लेवल है, जल का स्तर है, वह और घट जाएगा। कहता है अल्टीमेटली द लेक्स एंड पॉन्ड्स विल ड्राई अप, और अचानक नदियां, झील ये सभी सूख जाएंगे। रिवर्स विल गेट वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ आइस इन द माउंटेन्स, और नदियों में कुछ गर्मियों के कारण जो थोड़े बहुत ग्लेशियर्स पिघल के उससे जो जल आएगा, सिर्फ वही पानी जो है वह आपके नदियों तक पहुंच पाएगा। तो नदी में पानी तो रहेगा परंतु वह भी काफी कम, काफी थोड़े ही मात्रा में वह रह पाएगा, ठीक है। कहता है पीपुल विल बी फोर्स्ड टू ड्रॉ मोर ग्राउंड वाटर, और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो ग्राउंड वाटर को बाहर खींच सके, ठीक है। द वाटर बेड विल गो फर्दर डाउन, और इसके पश्चात क्या होगा, जो वाटर बेड है जहाँ नीचे जमीन के अंदर पानी है वो पुनः और नीचे चला जाएगा। कहते हैं इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव टू रन द पंप्स बिकॉज वाटर हैज टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ ग्रेटर डेप्थ। इसके पश्चात लोग जो हैं जैसे समरसेबल डाल करके या बोरिंग डाल करके उससे पानी को खींचना, ताकि वो ज़्यादा गहराई से पानी को खींच सके, फिर इसमें ज़्यादा एक्सपेंस यानी ज़्यादा खर्च होगा, और इतना खर्च करने के बाद जो है उन्हें पानी प्राप्त होगा, और जो बचा कुचा पानी नीचे है वह भी अब हम समरसेबल या ऐसे इक्विपमेंट्स के द्वारा हम बाहर कर लेंगे। तो कहता है देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो अचानक पानी की किल्लत होने लगेगी। देयर विल ओनली बी इनफ टू मीट अर्जेंट नीड्स, और सिर्फ जब बहुत ज़्यादा जरूरत होगा तभी आपको पानी पीने को दिया जाएगा। इवन द प्राइमरी नीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विल बी डिफिकल्ट टू मीट, यहाँ तक कि आप किसी के यहाँ गेस्ट बनकर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि जल पानी तो कम से कम पीजिएगा ही। अब आप सोच लीजिए कि लोग अगर गेस्ट को चाय, ठंडा, कॉफी ये सब पूछते थे, लेकिन सडनली पानी तो कॉमन चीज था, लेकिन सडनली अगर पानी की ऐसी किल्लत हो जाए तो घर पर आप देख सकते हैं कि मेहमानों को पानी तक नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पानी वो पिलाने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास खुद पानी की किल्लत रहेगी, खुद पीने योग्य जल नहीं रह पाएगा, तो भला वो दूसरों को या गेस्ट को क्या पिलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोच करके हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है कि क्यों ना पानी को यानी जल को बचाया जाए, ठीक है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर बारिश के नहीं होने के पश्चात क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। कहता है कि कल्चरल एक्टिविटीज विल बी रिड्यूस टू द बैरेस्ट मिनिमम, अब पानी ही नहीं रहेगा तो खेतों में सिंचाई के लिए जल की काफ़ी मात्रा चाहिए, और पानी नहीं मिल पाने के कारण जो है खेतों में सिंचाई नहीं हो पाएगा और खेत भी सूखने लगेंगे। कहता है इट विल बिकम डिफिकल्ट टू इरिगेट द फील्ड्स, देयर विल ओनली बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, और सिर्फ कुछ गिने चुने ही औद्योगिक धंधे चल पाएंगे। कहता है दिस विल कॉज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। द गवर्नमेंट विल हैव टू स्टार्ट रिलीफ वर्क वेयर सोशल वर्कर्स हैव द लोकल agencies to initiate such projects and the government pay for it in the form of food grants to the workers। और जब इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है तो सरकार लोगों को राहत देने के लिए उनके पास राहत पैकेज पहुंचाने लगते हैं, वो ये दिखाने लगते हैं कि सरकार आपके प्रति कितना उत्तरदायी है, वो अपनी जिम्मेवारियों का एहसास कराने लगते हैं जनताओं को कि देखिए हमने ये कह करके वोट लिया था, आज हम लोग यही से इन्हीं चीज़ों की इन्हीं परिस्थितियों में आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो यहाँ तो सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेकी जाती है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है या होने की संभावना है तो उससे पहले ही इस चीज़ के प्रति लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा है। सवाल ये उठता है क्या हम
जब मरने की स्थिति में होते हैं तभी उन्हें हमारा ख्याल क्यों आता है, ये सोचने की बात है। जब कोई भूखा भूख से मर रहा होता है, जब वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, तभी वहां पर उसे खाने को 2 केले और कुछ फल क्यों दिए जाते हैं? ऐसी स्थिति आने से पहले उन्हें घर में जाकर के क्यों नहीं आता? उन्हें क्यों नहीं आपने जो है कुछ गेहूं या कुछ राशन ही दे दिया, कुछ पैसे आर्थिक मदद कर दिया, ताकि वह कम से कम इस स्थिति में तो नहीं पहुंचे। परंतु नहीं, यहाँ जो है लोगों को अपाहिज करके छोड़ दिया जाता है और फिर आखिर में क्या होता है कि 2 या 3 रोटियां दे करके आपके मुंह को बंद करा दिया जाता है। आपको जो है वो सिंपैथी दिला दिया जाता है, आपको सांत्वना दे दिया जाता है कि हम हमेशा आपके साथ हैं। परंतु यहाँ पर अगर राजनीतिक पार्टियां या जो सरकारें हैं, अगर वह चाहे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने ही ना वे लोगों पर कुछ ऐसे चार्जेस लगाएं। अगर हम मिसयूज करते हैं जल का, वाटर का या किसी भी प्राकृतिक संसाधन का, तो वह जनता पर ऐसे चार्जेस लगाएं कि जनता उस चीज को करने से डरे, उसे क्राइम के सेंस से देखा जाए, तभी लोगों में इस चीज को लेकर के डर पैदा हो, वे इस चीज का मिसयूज नहीं करें। उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम इस चीज को लेकर के सतर्क या अलर्ट नहीं होते हैं तो हमारी जो अगली पीढ़ियां होंगी उन्हें शायद पीने को जल भी ना मिले। तो मेरा सिर्फ यही मोटो है कि इस परिस्थिति को जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक सिर्फ जल के कम होने से कितनी सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, बेरोजगारी उत्पन्न हो गया, है ना, कई सारी एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी। तो आखिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हम क्यों होने दें? सवाल ये उठता है। आगे बढ़ते हैं। दिस कैन अरेस्ट सोशल अनरेस्ट ऑन अ लार्ज एक्सटेंट बाय मिनिमाइजिंग स्टार्वेशन डेथ्स। लोगों को खाने को पीने को नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि जब सिंचाई नहीं हुआ तो फसल कहाँ से उत्पादन होगा? अगर फसल नहीं उत्पादन हो पाएगा तो लोगों को भूख से मरना ही पड़ेगा। जल की किल्लत से मर रहे थे, अब आप जो है अपने अनाज यानी भूख से भी मरना पड़ेगा, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। तो फिर कुछ सरकारी जो लोग होते हैं, कुछ एनजीओ वाले होते हैं, वह चंदा करके या मान लीजिए सरकार से कुछ फंड लेकर के वो आप लोगों तक कुछ सहायता या राशि पहुंचाना स्टार्ट करते हैं, ताकि भूखमरी को कम किया जा सके, भूख से मरने वाले लोगों को कम किया जा सके। Fodder will have to be arranged to save the valuable animal stock। अब जो जानवर भूख से मर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए उनके लिए चारे का प्रबंध किया जा रहा है। पोर्टेबल वाटर विल हैव टू बी रेशन, मतलब जो पीने योग्य जल है उसे जमा किया जा रहा है। कहता है द ग्रीन कवर ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स विल आल्सो बी लॉस्ट। यहाँ तक कि जो आप लोग नोटबुक खरीदते हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक थीम लिखा रहता है, सेव ट्रीज गो ग्रीन, कुछ ऐसा थीम लिखा रहता है, सेव अर्थ, सेव आवर अर्थ। तो ये जो थीम है ये किस चीज के लिए दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं ताकि हम अभी सतर्क हो जाएं, हम अपने पृथ्वी को बचा सकें, ताकि ना हमें जल की किल्लत हो, ना हमें खाने की किल्लत हो, ना हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु की कमी हो। इन सारी चीजों को हम कम कर सकते। सवाल ये है कि हम कब जगेंगे उस चीज को। The dry soil will also be lost by winds through erosion। अगर सूखा पड़ जाता है तो जब तेज हवाएं बहेंगी तो खेत की जो मिट्टी है वह भी रेत बन जाएगा, वह रेत बन करके एक जगह से दूसरे जगह पर चली जाएगी। It will result in the loss of the fertile topsoil। और इससे क्या होगा कि जो उपजाऊ मिट्टी है वह होकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। And this will definitely leave an ugly scare in the memory of the people of those areas, and it will be recorded in history as a drought। और इसके बाद लोगों के दिल में सिर्फ दिमाग में एक ही छवि रह जाएगी और वो सबसे भयावह स्थिति होगा, और इसी भयावह स्थिति को हम सूखा कहते हैं, ड्राउट कहते हैं।
ओके, तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये था इफेक्ट्स ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि अगर बारिश ना हो तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, अब कल जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव रेन्स, यानी अगर अधिक वर्षा हो जाए तो इसके क्या परिणाम होते हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इसके क्या हानियां होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो फिलहाल एग्जाम है, एग्जाम के समय मैं थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक पढ़ा रहा